डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियां। तो अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अशोक है और मैं इंदौर में रहता हूँ। अभी मैं कॉलेज में पढ़ रहा हूँ और आज मैं आपको जिस घटना के बारे में बताने वाला हूँ वो हमारे साथ पिछले साल घटी थी। पिछले साल जब दिवाली आने वाली थी तो मम्मी पूजा पाठ की तैयारियों में लग चुकी थी। हमारे यहाँ दिवाली बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है और बच्चों में खास तौर पर इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साह होता है। मैं भी खुद को बच्चा ही मान रहा था, इसलिए अपनी उम्र से छोटी उम्र वाले सब बच्चों के साथ खेला करता था। मैं उनके साथ पटाखे भी चलाया करता था। मुझ में भी दिवाली को लेकर बहुत ज़्यादा खुशी थी। मैं भी धीरे धीरे अपना सामान इकट्ठा कर रहा था। मम्मी को अपनी कोई सहेली इस मोहल्ले में नहीं मिल रही थी क्योंकि वो सब मोहल्ले को छोड़कर जा चुके थे। लेकिन तभी हमारे पड़ोस में एक आंटी रहने आई थी। मम्मी की उस आंटी के साथ काफ़ी बन रही थी और वो आंटी भी हमारी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रही थी। मम्मी को इसी बात की खुशी थी कि हमारे साथ कोई हमारा हाथ बटा रहा है। वो हमेशा ही हमारे घर में रहती और हमारी मदद करती रहती। मम्मी भी उसके घर जाकर उसकी मदद किया करती थी और मम्मी की वो पक्की सहेली बन गई थी। लेकिन मुझे उस आंटी से एक परेशानी थी। हमारे मोहल्ले के सब बच्चे यही बताया करते थे कि वो आंटी जादू टोना करती है। इंदौर के बिल्कुल पिछली साइड वो छोटे से मोहल्ले से आई थी और वहां से लोगों ने उसे निकाला था। कहते हैं कि वो जादू टोना करने लगी थी, इसलिए लोगों ने उसे वहां से निकाल दिया था। पहले तो यहां उसे कोई घर किराए पर नहीं मिल रहा था, लेकिन इस घर के मालिक अमेरिका में रहते थे, इसलिए इसने फ़ोन करके इस घर को किराए पर ले लिया था और पैसे भी ट्रांसफ़र कर दिए थे। उसने 6 महीने के लिए इस घर को ले लिया था, इसलिए कोई भी अब उसे इस घर से निकाल नहीं सकता था। वो आंटी जब भी घर में आती तो मैं उस पर नज़र रखता। मुझे हमेशा ही शक रहता कि वो जादू टोना कर देगी, इसलिए मैं उसके आसपास ही घूमता रहता। लेकिन जैसे उस आंटी को भी पता था कि मैं उस पर नज़र रख रहा हूँ, इसलिए वो हमेशा ही मुझे घूरती ही रहती। वो हमेशा जैसे मुझे चिढ़ाने की कोशिश करती। जैसे ही मम्मी इधर उधर जाती वो मुझे बहुत ही अजीब सी नज़र से देखती। लेकिन इससे ज़्यादा डर मुझे अपने छोटे भाई का था। वो मेरे छोटे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार करने लगी थी। जैसे वो मेरे छोटे भाई को उठाकर हर वक्त घूमती ही रहती। मेरा छोटा भाई उस वक्त 5 साल का था। लेकिन मुझे इसी बात की सबसे ज़्यादा परेशानी थी कि उसकी भी उस आंटी के साथ बहुत बनने लगी थी। वो आंटी अपने हाथों से उसे खाना खिलाने लगी थी और मुझे डर था कि जादू टोना करने वाली वो आंटी ज़रूर ही उसे बीमार कर देगी। दिवाली भी नज़दीक आ रही थी और मैंने सुन रखा था कि उस आंटी का एक लड़का भी है, लेकिन वो पढ़ने के लिए विदेश गया हुआ है। लेकिन मैं इस बात से हैरान था कि अगर उसका बेटा विदेश में पढ़ने जा सकता है तो उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। लेकिन वो बहुत ज़्यादा गरीब थी और उसको हमेशा पैसों की ज़रूरत रहती। वो कभी कभी मम्मी से भी पैसे मांग लेती थी। लेकिन मुझे इसी बात का दुख था क्योंकि दिवाली नज़दीक आ चुकी थी और हम भी कभी कभी मम्मी से पैसे मांगते, लेकिन मम्मी कहती कि जैसे ही आंटी से पैसे मिलेंगे वो हमको दे देंगे। हमें भी पटाखे लेने थे, लेकिन मम्मी के पास अब पैसे नहीं थे। उस औरत ने जैसे मम्मी पर कोई जादू टोना कर दिया था। मम्मी हमेशा ही उसकी बातें करती रहती। वो हमें पैसे नहीं देती बल्कि उस आंटी को उधार दे देती। मुझे इस बात से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, लेकिन मेरा छोटा भाई इस बात को बिल्कुल समझ नहीं रहा था। वो बार बार आंटी के पास जा रहा था। मैंने इस बात को पापा को भी बताने की कोशिश की, लेकिन पापा भी मुझे कह रहे थे कि इस तरह से लोगों पर शक नहीं करते और वैसे भी बच्चे इस तरह की बातें बनाया ही करते हैं। तुम उन बच्चों से दूर रहा करो, तुम्हें भी वो बिगाड़ देंगे। और वैसे भी अपनी उम्र वाले बच्चों के साथ खेला करो, छोटे बच्चों के साथ मत खेला करो।
वो ऐसी बातें ही बचपन में किया करते हैं, तुम अपना खेल खेला करो। पापा भी मेरी बात समझ नहीं रहे थे, लेकिन मुझे घबराहट होना शुरू हो गई थी। लेकिन जैसे जैसे दिवाली नज़दीक आना शुरू हुई, जैसे घर में हालात बदलने शुरू हो गए। पहले तो मम्मी की थोड़ी सी सेहत खराब होनी शुरू हुई और मुझे शक उस आंटी पर था। मैं मम्मी को बार बार रोकता कि वहाँ पर मत जाया करो और उस आंटी को घर में मत आने दिया करो, लेकिन मेरी मम्मी मुझ पर ही गुस्सा निकाल देती। लेकिन जैसे ही दशहरा निकला, उसके बाद मम्मी की सेहत ज़्यादा खराब होने लगी। अब मेरा ध्यान आंटी पर उस वक्त होता जब वो मम्मी के साथ होती। मैं हमेशा हर चीज़ पर नज़र रखता कि कहीं वो किसी खाने वाली चीज़ में कुछ मिलाती तो नहीं, लेकिन मैं कभी उसे पकड़ नहीं पाया। वो जब भी मेरे भाई के पास होती तब मैं थोड़ा रिलैक्स रहता। तब मैं कभी बाथरूम चला जाता तो कहीं बाहर घूम आता। लेकिन मुझे जैसे ही शक होता कि वो मम्मी के साथ खाना खाने लगी हैं, तो मैं हमेशा घर में ही रहता और मैं घूमने फिरने का प्लान भी कैंसिल कर देता। मुझे उस आंटी पर बहुत ज़्यादा शक सा होने लगा था। लेकिन अब मम्मी की सेहत धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो गई। दिवाली से 5 दिन पहले तक तो मम्मी बिल्कुल ठीक हो गई थी, लेकिन अब मेरे भाई की सेहत काफ़ी खराब होने लगी थी। मुझे उस आंटी पर शक था, लेकिन मैं ये भी सोच रहा था कि जिस तरह से मम्मी बीमार हुई है, उसी तरह से मेरा भाई भी तो बीमार हो सकता है। ये अपने आप भी तो हो सकता है। दिवाली से 5 दिन पहले उस आंटी ने सारे पैसे मम्मी को वापस कर दिए थे। शायद उसके बेटे ने बाहर से उसे पैसे भेज दिए थे और वो अब बहुत ज़्यादा खुश थी। मैं भी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि हमारे पैसे वापस आ चुके थे। मुझे अब उस आंटी पर शक कम होने लगा था। मुझे वो आंटी इस तरह जादू टोने वाली नहीं लगती थी, लेकिन वो मुझे घूरती रहती जैसे उसे भी मुझ पर शक हो। मैं अब उस आंटी पर कम शक करने लगा था और मैं भी अब उसे बुलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब मैंने उसके स्वभाव में एक बदलाव देखा। वो मुझे कम ही बुलाती और ज़्यादा प्यार से नहीं बुलाती, लेकिन वो मेरे भाई को बहुत ज़्यादा प्यार से बुलाती। मैंने कभी उस आंटी के साथ बदसलूकी नहीं की थी, लेकिन उसका प्यार मेरे भाई के साथ ज़्यादा था। मैं इस बात को ज़्यादातर सोचता ही रहता, लेकिन अब मेरा शक कम होने लगा था। लेकिन मेरे भाई की सेहत खराब होती जा रही थी। जैसे ही दिवाली पास आ रही थी, उसकी सेहत हर रोज़ जैसे खराब होती जा रही थी। ये दिवाली वाला दिन था और मेरा भाई बहुत ज़्यादा बीमार था और सुबह सुबह उसे उल्टियाँ आईं। एक उल्टी में उसे खून भी आया और हम घर में बहुत ज़्यादा डर चुके थे। आज फिर से मुझे उस आंटी पर शक हो रहा था और मुझे लग रहा था कहीं वो मेरे भाई पर जादू टोना तो नहीं कर रही। आज मुझे शक ज़्यादा हो रहा था, इसलिए मुझे शक का निपटारा करना था। दिवाली रात को थी और दिन के वक्त मैं यही काम कर रहा था। मैं उसी पुराने वाले मोहल्ले में गया जहां पर वो आंटी पहले रहा करती थी। वहां पर मनोज अंकल रहा करते थे, जो पापा के बहुत अच्छे दोस्त थे, लेकिन काफ़ी सालों से पापा उससे बहुत कम ही मिल रहे थे। आज मुझे मनोज अंकल के घर जाना था और सब पता करना था। मैं लगभग सुबह के 10 बजे मनोज अंकल के घर जा चुका था। पहले तो मैं वहां जाकर इधर उधर की बातें करने लगा। मैं आंटी के साथ भी काफ़ी बातें कर रहा था और मनोज अंकल को भी बुला रहा था। लेकिन उसके बाद जैसे ही मैंने अपने पड़ोस वाली उस आंटी के बारे में मनोज अंकल को बताना शुरू किया, तो मनोज अंकल ने पूरी सच्चाई बताना शुरू कर दी। मनोज अंकल ने बताया कि उस आंटी को इस मोहल्ले से इसलिए निकाला गया था क्योंकि वो जादू टोना कर रही थी। यहाँ पर वो छोटे बच्चों पर जादू कर रही थी। वो उन्हें बीमार कर रही थी और उसका बेटा अमेरिका में नहीं पढ़ता, बल्कि सरकारी अस्पताल में एडमिट है। उसे एक लाइलाज बीमारी है और ये आंटी जादू टोने से बच्चों की उम्र उसको लगा रही थी। सब लोग यही कहते थे कि वो लाइलाज बीमारी का इलाज एक ही है, अगर वो किसी खास दिन पर छोटे बच्चे की बलि दे तो उसका बच्चा ठीक हो सकता है। इस बात को सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी। मैं और ज़्यादा मनोज अंकल से पूछ रहा था कि यहाँ वो क्या कर रही थी और वो कैसे बच्चों की बलि देना चाहती थी। तो मनोज अंकल ने बताया कि वो जादू टोने के असर से बच्चों को बीमार करती और ख़ास दिन पर जैसे दिवाली, होली, वो बच्चे की बलि अपने जादू से देती
उसे हथियार उठाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि वो बच्चे को इतना बीमार कर देती कि रात के वक्त उसकी मौत हो जाती। इसके बाद उस बच्चे की उम्र उसके बेटे को लग जाती। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा घबरा गया था। आज सच में मेरे भाई की सेहत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, और क्या सच में रात तक वो जादू टोने से मेरे भाई को मारने वाली थी। मैंने सारी बात मनोज अंकल को बता दी और मनोज अंकल कहने लगे कि उन्हें जल्दी से जल्दी घर जाना होगा। उस दिन मैं मनोज अंकल को लेकर अपने घर आ चुका था और मनोज अंकल की बात मेरे पापा से हुई। उनमें काफी देर बहस हुई। उसके बाद पापा भी बहुत ज्यादा गुस्सा थे। पापा उस आंटी पर ज्यादा गुस्सा थे, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंचा था मैंने भी देखा कि मेरा छोटा भाई अब ज्यादा बीमार हो चुका था। वो उठ नहीं पा रहा था और उसका माथा जैसे काला हो रहा था, जैसे उसे कोई अजीब सी बीमारी हो गई हो। उसके बाद मनोज अंकल और पापा ने हमारे कई पड़ोसियों को इकट्ठा किया और उस आंटी के घर चले गए। उस आंटी के घर के अंदर हम जबरदस्ती जा चुके थे। हमारे साथ कई आंटियां भी थी और हमने घर के अंदर देखा तो उसने बहुत सारा काले जादू का सामान रखा हुआ था। मम्मी कभी उस कमरे में नहीं जाती थी और मैं भी तो उस घर में कभी नहीं गया था। आज पहली बार मैंने मम्मी को भी उस आंटी पर गुस्सा देखा था। मेरी मम्मी बार बार उस आंटी को कह रही थी, मेरे बच्चे की जान लेकर तुझे क्या मिलेगा? आखिर अपने बच्चे को कब तक जिंदा रखेगी? इतना बड़ा पाप लेकर क्या करना चाहती है? उसके बाद सब लोग उस आंटी को काफी ज्यादा कोसते जा रहे थे और वो आंटी धीरे धीरे घबराती जा रही थी। अंत में वो बहुत ज्यादा रोने लगी और सबसे माफी मांगने लगी। उसने कहा कि उसे अपने बच्चे को बचाना है, इसीलिए वो काले जादू का सहारा ले रही है। उसके बाद वो मम्मी से माफी मांगने लगी। वो कह रही थी कि मुझे तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए था, लेकिन यहाँ इस मोहल्ले में काफी कम बच्चे हैं, कोई मुझ पर भरोसा करता ही नहीं। सिर्फ तुम ही कर रही थी, अपने घर आने दे रही थी, इसीलिए मैं तुम्हें वो खाना खिलाती थी जिससे तुम पर जादू हो जाए। तुम्हारे बड़े बेटे पर मुझे शुरू से शक था कि वो मुझ पर शक कर रहा है, इसीलिए मैंने पहले तुम्हें थोड़ा सा बीमार किया और फिर ठीक कर दिया। उसका शक पहले तुम पर था। उसी वक्त मैं तुम्हारे बेटे पर जादू कर रही थी। जब भी मैं तुम्हारे छोटे बेटे के पास होती तो तुम्हारा बड़ा बेटा वहां से चला जाता। यही मौका होता मेरे पास तुम्हारे छोटे बेटे पर जादू करने का। इस तरह से मैंने उसका शक भी दूर किया और तुम्हारे छोटे बेटे पर पूरा काला जादू कर दिया। उसके बाद मम्मी रोने लगी थी। मम्मी कह रही थी, क्या तुम मेरे छोटे बेटे को मार दोगी? इतने भरोसे का यही फल दोगी? तो वो आंटी रोती हुई कमरे के अंदर गई और एक काले रंग का मटका बाहर लेकर आ गई। उसने उस मटके को जमीन पर फोड़ दिया। वहां पर बहुत सारा धुआं सा हो चुका था और सब घबरा रहे थे, कहीं उसमें जहर तो नहीं। लेकिन वो धुआं जल्दी ही छंट गया। हम वहां उससे बातें कर रहे थे, तभी मैंने देखा मेरा भाई भागता हुआ मेरे पास आ चुका था। मेरा भाई सुबह से अपने बेड से उठ नहीं पा रहा था और अब तो वो भागकर हमारे पास आ चुका था। हम सब खुश थे, लेकिन उस आंटी को लोगों ने नहीं बख्शा और उसका सारा सामान बाहर फेंक दिया और उसे भी उस मोहल्ले से भगा दिया। मेरे पापा ने मेरी मम्मी को भी चेतावनी दे दी कि ऐसी औरतों से दूर ही रहे। उसके बाद मेरा भाई धीरे धीरे पूरी तरह से ठीक हो गया और हम भी समझ गए कि हमें इस तरह के काले जादू से बचकर ही रहना चाहिए। उस रात हमने दिवाली बड़ी ही खुशी से मनाई। मेरे भाई की सेहत ज्यादा ठीक नहीं थी, फिर भी हमने काफी एंजॉय किया। आज भी मैं उस दिवाली के दिन को याद करके बहुत डर जाता हूँ और दोबारा ऐसी दिवाली ना हो, यही कामना करता हूँ।